नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। मंजिल के करीब पहुंचा श्रमिकों को बचाने का अभियान। 11 दिन से उत्तराखंड में अल्बेदर रोड सुरंग में फंसे हैं 8 राज्यों के 41 श्रमिक। और श्रमिकों तक पहुंचने को लगभग 7 मीटर की दूरी शेष है। हो चुकी है 53 मीटर ड्रिलिंग। और आप देखिए कुल 57 से 60 मीटर की जानी है ड्रिलिंग कार्य जल्द पूरा होने की उम्मीद है। और ऊपर वाले से दुआ करिए कि ये स्वस्थ रहें और अच्छे से निकल आए। उत्तराखंड को देख लीजिए आप लोग, ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखेंगे ये उत्तराखंड आपको देखने को मिलेगा। ये उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड, ये आप लोग याद रखिएगा। देहरादून इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 9 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है और नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। और आप देखेंगे कि विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और आप देखेंगे कि गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। इसका क्षेत्रफल अगर उत्तराखंड का देखें तो 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका उत्तराखंड। राम ध्वजा थाम मिशन 2024 पर चली भाजपा। दशकों तक राम मंदिर निर्माण को अपने एजेंडे में रखकर सत्ता संघर्ष करती रही भाजपा राम मंदिर निर्माण को लेकर उत्साहित है। मंदिर के उद्घाटन की तिथि पास आते ही जिस तरह से पार्टी ने उस स्थिति का उल्लेख करते हुए जय श्री राम का उद्घोष किया है, इस पर संकेत है कि भाजपा विकास के साथ राम ध्वजा थामकर मिशन 2024 में उतरेगी। और आप देखते हैं कि 2024 में है लोकसभा चुनाव। और नॉर्मल सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी आप देखते हैं कि इसका फायदा उठाएगी राम मंदिर निर्माण का। और देखिए लोकसभा में अगर सीटों की बात करें तो 543 सीटें हैं। अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा तो मतदाताओं के द्वारा होता है। आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है, चाहे विधानसभा के हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, इसे आप लोग चुनाव आयोग भी कह देते हैं। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। और इसका सचिवालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। आज मथुरा पहुंचेंगे पीएम, श्री कृष्ण जन्म स्थान का करेंगे दर्शन। ये आप देखिए पन्नू की हत्या की साजिश की सूचना भारत से साझा की। अमेरिका में खालिस्तान समर्थक कट्टरवादी गुरपंथ सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने का मामला सामने आया। अमेरिकी सरकार ने वहां के मीडिया में प्रकाशित इस खबर की पुष्टि की। और पिछले दिनों पन्नू की हत्या साजिश को अमेरिका एजेंसी ने नाकाम किया। अमेरिका ने भारत से उच्च स्तर पर इस बारे में बात भी की है। गाजा में आज रुकेगी लड़ाई। 47 दिनों के बाद होगा 4 दिन का युद्ध विराम। 50 इजरायली बंधकों के बदले 300 फलस्तीनी होंगे रिहा। आप देखेंगे दोनों पक्ष मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों को करेंगे आप देखें रिहा। और भारत सहित पूरे विश्व ने लड़ाई थमने पर खुशी जाहिर की हुई है। ये आप देखते हैं कि यहाँ आप लोगों को इजराइल देखने को मिलेगा। ये हमारा प्यार भारत है, ये इजराइल आपको देखने को मिलेगा। और जेरूसलम इसकी राजधानी है। और आप देखते हैं कि भूमध्य सागर हो गया, ये लाल सागर हो गया। तो यही बात हो रही है। और आप देखते हैं कि युद्ध ही पूरी तरह से खत्म हो जाता तो और अच्छी बात थी। रजौरी में मुठभेड़, 2 सैन्य अफसरों समेत 4 बलिदान हुए हैं। तो ऊपर वाले से दुआ करिए कि इनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति दे। और आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटनाएं हर दिन होती रहती है। पाकिस्तान हर संभव कोशिश करता है शांति फैलाने की। ये जम्मू कश्मीर है, आपकी लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब से सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। और एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये याद रखिएगा। ये इजराइल हमास की लड़ाई क्षेत्रीय रूप ना ले। G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर पश्चिम एशिया की स्थिति पर जताई चिंता। G20 की भारत ने अध्यक्षता भी की है। और आज आप लोगों को G20 के बारे में बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका उद्देश्य क्या है। क्योंकि हम लोगों ने कल भी बात की थी और हर दिन हम लोग इसके बारे में बात करते रहते हैं, इस तरह के संगठनों के बारे में। पंजाब हरियाणा में 14 जगह NIA का छापेमारी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हुए हमलों की जांच को लेकर NIA ने बुधवार को पंजाब हरियाणा में 14 जगह पर आप देखिए छापेमारी की है।
नेशनल हेराल्ड मामले में कानूनी लड़ाई की तैयारी में कांग्रेस। नेशनल हेराल्ड अखबार मामले में एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड की 750 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त करने की ईडी के ताजा कदम के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई के इरादे से कांग्रेस ने कानूनी मोर्चे पर लंबी लड़ाई की तैयारी पूरी कर ली है। ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, और ये आप देखते हैं कि अखबार निकालने वाली एजेंसी थी, उसी में आप देखते हैं कि एक तरह से आप देखेंगे फर्जीवाड़े की बात हो रही है। 1 मई 1956 में इसका स्थापना हुई थी ईडी की। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, सचिवालय, ठीक है। और देखिए, इस तरह का नेशनल हेराल्ड मामला हो, कोई और मामला हो, उसके बारे में एक सामान्य जानकारी पहले आप लोग ले लिया करिएगा, फिर उसमें कोई अपडेट हो रहा है तो उसे जोड़ते रहा करिएगा। डेली आप लोगों को उसके बारे में पढ़ना जरूरी नहीं है। आज नहीं होगा, अगर आप लोगों ने कल बताया भी था, मैंने नहीं पढ़ा है, कल की क्लास को नहीं देखा है तो देख लीजिए, वरना एक पूरी क्लास हम लोग इस मामले पर रख देंगे, आज शाम तक हो सकता है, ठीक है। वरना कल राजेश पायलट नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस उनके बेटे को दे रही है सजा, ये प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। राजस्थान में क्योंकि विधानसभा चुनाव है, देखिए जयपुर इसकी राजधानी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, और विधानसभा में 200 सीटें हैं, याद रखिए। तो यहाँ भी चुनाव है। भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए ई वीजा सेवा बहाल की। G20 की वर्चुअल बैठक से पूर्व भारत की ये अहम पहल है, क्योंकि कनाडा और भारत की आप देखते हैं कि रिश्ते बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से मांग मुफ्त रेडियो को माना जाए भ्रष्टाचार। 2013 के एस सुब्रमण्यम बालाजी फैसले में 2 सदस्यीय पीठ ने इसे भ्रष्टाचार नहीं माना था। मुफ्त रेडियो की घोषणा के मामले में शुरू हुई सुनवाई याचिकाकर्ता की दल जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 में इसे माना गया है भ्रष्टाचार। ये आप लोग और देखिए कि जहां भी चुनाव हो रहे हैं, हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे, हमारी सरकार आई तो हम वो देंगे। अब दूसरी पार्टी की आप देखिए मजबूरी बन जाती है, उसे ज्यादा। अभी राजस्थान का ताजा उदाहरण दे रहा हूं। कांग्रेस ने कहा 500 में सिलेंडर देंगे, बीजेपी ने कहा 450 में, कांग्रेस दोबारा आई, उसने कहा 400 में देंगे। और मुझे लगता है कि अगर वो कहे 400 में, तो 400, 350 में, तो ये 300 कहीं फ्री ना हो जाए। तो ये बातें हो रही है, इसका बाहर आप देखते हैं कि हम ही आप लोगों पर पड़ता है। ये आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबर है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रतिष्ठा का बलिदान नहीं है, कोर्ट कह रहा है। मुख्य सचिव को राहत। हाईकोर्ट ने पोर्टल को आपत्तिजनक लेख हटाने का आदेश दिया। मुख्य सचिव की याचिका पर अदालत ने पारित किया अंतरिम आदेश। आप देखिए, मुख्य सचिव नरेश कुमार की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया है। इन पर आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे ना। बाल्टिक देश भारत में करें निवेश। विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत नार्डिक बाल्टिक बिजनेस सम्मेलन को किया, आप देखते हैं, संबोधित। और नार्डिक बाल्टिक क्षेत्र के देशों के साथ भारत के कारोबारी रिश्ते तेजी से आप देखते हैं कि बढ़ रहे हैं। ये नई दिल्ली में बुधवार को भारत नार्डिक बाल्टिक बिजनेस सम्मेलन के दौरान आप देख रहे होंगे विदेश मंत्री साहब हमारे। बाल्टिक देश, इन्हें देख लीजिए। बाल्टिक राज्य भी या बाल्टिक देश एक भू राजनीतिक शब्द है, जिसे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया शामिल है। इसमें तीनों देशों के नाटो, यूरोपीय संघ, यूरोजोन, OECD के सदस्य भी हैं। बाल्टिक सागर के पूर्व तट पर स्थित 3 संप्रभु राज्यों को कभी कभी बाल्टिक राष्ट्र के रूप में भी जाना जाता है, और कम बार और ऐतिहासिक परिस्थितियों में से बाल्टिक गणराज्य, बाल्टिक भूमि या बस बाल्टिक के रूप में भी आप लोग जानते हैं। एस्टोनिया इसमें शामिल है, लातविया शामिल है, और लिथुआनिया शामिल है, ठीक है, याद रखिएगा। शिक्षा का स्तर बढ़ाने को शोध के विषय और तरीकों पर मंथन हो रहा है। प्रयागराज में सीबेट में राष्ट्रीय बैठक के दूसरे दिन कई राज्यों ने दिए प्रेजेंटेशन। ये अच्छी बात है, शिक्षा में सुधार की बातें होनी चाहिए। राजद्रोह के प्रावधानों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, और संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। भारत के कैग बने UN लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष। वैश्विक ऑडिट परिदृश्य में भारत की सक्रिय भूमिका को रेखांकित करता है मुर्मू का चयन। आप देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया है। और कैग की अगर हम लोग बात करें
इससे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। किसकी बात कर रहा हूँ? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात कर रहा हूँ मैं। और वैसे तो आप देखिए महालेखा कार्यालय के रूप में इसकी स्थापना कब हो गई थी? 1858 में हो गई थी। बाद में इसका नाम बदलता रहा है। और अनुच्छेद 148 को पढ़िए आप लोग, सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 149 को पढ़िए, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 कहता है संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार सीएजी की सलाह पर रखना होगा। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी एक तरह से। और इसके अगर हम लोग कार्यकाल की बात करें तो वैसे आप देखते हैं कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, इसका कार्य रखा गया है। ठीक है। अमेरिका में अवैध रूप से रहने में तीसरे नंबर में भारतीय। सोचिए 7.25 लाख की संख्या के साथ अवैध प्रवासियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है भारतीयों की। ये पीयू रिसर्च सेंटर ने बताया है। पीएमएलए मामले में देखना है फैसले पर बड़ी पीठ पुनर्विचार करे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वर्ष 2022 में संपत्ति कोर को गिरफ्तारी की शक्ति रखी थी बरकरार। एलएमवी लाइसेंस धारक ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला सकता है या नहीं, केंद्र करे समीक्षा। शीर्ष अदालत ने सरकार को दिया 17 जनवरी तक का समय, तब तक राज्यों के साथ परामर्श पूरा होने की जताई एक तरह से उम्मीद भी। ये आप देखिए सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए शिक्षा। इस सबलपुर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ करती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और आप देखिए साथ में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा ने हमेशा समाज निर्माण में महत्वपूर्ण और परिवर्तन भूमिका निभाई। सेवा, समानता और आप देखिए अनुभूति जैसे नैतिक और मानवीय मूल हमारी संस्कृति की नींव है, और बचपन से ही इन मूल्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा किया जाना चाहिए। अब आप देखिए एक यहाँ आदिवासी पहली महिला राष्ट्रपति है, और आप देखते हैं कि पढ़ी लिखी हैं, इसलिए है, शिक्षिका भी रही हैं, तो ये जानती हैं शिक्षा की कीमत। भारत दल संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने को ऑस्ट्रेलिया रवाना हुआ है। ये आप देखें कि भारत और सैन्य अभ्यास जो ऑस्टे हिंद के द्वितीय संस्करण में भाग लेने के लिए भारत और भारतीय सशस्त्र बलों का दल बुधवार को ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। और देखिए ऑस्ट हिंद ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है, और ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक ये चल रहा है। और संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य सहयोगात्मक साझेदारी को बढ़ावा देना और दोनों पक्षों के बीच सर्वोत्तम तरीकों को साझा करना एक तरह से आप देखेंगे उद्देश्य है। वर्षों से अस्थायी भवनों व तंबुओं में चल रहे हैं देश के 51 केंद्रीय विद्यालय, और बिहार में सबसे ज्यादा 16 कैंपस अस्थायी भवन में है। यह स्थिति तब है जब इन भवनों को बनाने के लिए केंद्र है तैयार। सोचिए शिक्षा की बहुत बुरी स्थिति है। ये राजनीति की खबरें चल रही हैं, एक दूसरे पर आप देखते हैं कि खूब पलटवार हो रहा है, शब्दों की कोई सीमा नहीं है, कुछ भी बोल देना चल रहा है। और किसी भी राजनीतिक पार्टी, हर राजनीतिक पार्टी में देखिए, तो इसलिए मुझे लगता है ज़्यादा परेशान आपको नहीं आना है, बस आप लोगों को मजे लेना है राजनीति के। और जो चुनाव के रिजल्ट आया करेंगे उस राज्य के बारे में, चुनाव के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। पंजाब में किसान धरना जारी रखने पर अड़े, सीएम बोले बातचीत का रास्ता अपनाएं। मानने का है सड़क मार्ग जाम कर लोगों को परेशान कर उन्हें अपने खिलाफ ना करें। जलंधर में दिल्ली अमृतसर हाईवे पर धरने से लोग परेशान है, लग रहा है जाओ। किसानों का ऐलान, जब तक गन्ने का एमएसपी नहीं बढ़ेगा तब तक नहीं हटेंगे। और किसानों की आप देखते हैं कि बातें सुनते रहना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कोरोना महामारी में जब पूरी हमारी लाज डूब रही थी, उस समय किसी ने बचाई थी तो वो किसान ही थे। और हमारे देश के किसानों की हालत बहुत बुरी है। आप देखेंगे बिहार के सरकारी अस्पताल में 10 महीने में 848 बच्चों की मौत हुई। अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराए गए 5314 बच्चे। दैनिक जागरण ने सूचना के अधिकार के तहत मांगी जानकारी तो सामने आए चौंकने वाले आंकड़े।
औरंगाबाद के अरविंद पासवान की पत्नी नीतू देवी अपने 1 वर्षीय बीमार बेटे को लेकर 7 सितंबर को अस्पताल पहुंची। उस शिशु रोग विभाग में भर्ती किया गया। बच्चे की हालत खराब थी और उसकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। इससे पता चल रहा है कि मां को गर्भावस्था के दौरान पोषाहार नहीं मिला। बच्चे के जन्म के बाद उसे उचित पोषाहार उपचार नहीं मिला। कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। और गया के 12 चट्टी की सुगिया देवी पति शंभू माझी के साथ 4 माह की पुत्री के उपचार के लिए 4 सितंबर को अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने बताया कि सांस लेने में परेशानी हो रही है। बच्ची काफी कमजोर थी। अगले ही उसकी भी मौत हो गई। गया के फतेहपुर में नरेश यादव की पत्नी प्रतिभा, ये आप देखें, दूसरे ही दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। आप देखेंगे कि खान पान, आप लोग देखते हैं ना कि सही डाइट ना मिल पाने से आप देखते हैं कि माँ पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, बच्चे पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। ये भी आप देखेंगे डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। आप देखिए उड्डयन निगरानी संस्था नगर विमानन महानिदेशालय ने। आईएनएस इम्फाल युद्धपोत ने पहली बार समुद्र में ब्रह्मोस मिसाइल से भेदा लक्ष्य। आप देखें इम्फाल भारतीय नौसेना की विशाखापट्टनम श्रेणी के स्टील गाइडेड मिसाइल विनाशक का तीसरा पोत है। द्वितीय विश्व युद्ध में इम्फाल में लड़ने वाले सैनिकों की याद में पड़ा इसका युद्धपोत का नाम, देख लीजिए। आप देखते हैं इस युद्धपोत की कुल लंबाई 164 मीटर और वजन 7,400 टन है और इसकी अधिकतम रफ्तार आप देखिए 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। मुझे परेशान न करने के लिए स्थानांतरित किया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट। विदाई समारोह में मुख्य न्यायाधीश प्रतीक का पूर्व सीजीआई पर कटाक्ष, आप देखेंगे। संयंत्र में मोटर खराब होने की मिलेगी पूर्व सूचना, बचेगी धन जनहानि। आईआईटी भिलाई ने विकसित की तकनीक। भिलाई इस्पात संयंत्र में सफल प्रयोग भी हुआ है। नई नई खोजें होती रहती हैं। पेंशन एक बुनियादी अधिकार है, इसके भुगतान से इनकार नहीं किया जा सकता, हाईकोर्ट कह रहा है। बम्बई हाईकोर्ट ने समय से पेंशन न देने पर महाराष्ट्र सरकार को फटकारा है। अब आप देखिए ये संपादकीय पाठ है, ये आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहता है। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह आपको मदद पहुंचाते हैं। अंतिम पड़ाव पर फिर निराशा। तो बीते रविवार को हम भारतीयों को यह अनुभूति हुई कि लक्ष्य के एकदम निकट आकर उससे चूक जाने की टीस कितनी गहरी होती है। या कुछ हाथों को आया लेकिन मुंह को ना लगा, जैसा वाकया था। असल में जब शब्दों के अभाव पड़ जाता है तो कहावतों के माध्यम से ही भावनाओं की कहीं बेहतर अभिव्यक्ति हो पाती है। अब आप देखिए 10 में से 10 जीतिए, कुछ भी करिए आप, लेकिन एक लास्ट का हार गए, सब आप देखते ही धूमिल हो जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि अभी तक आपकी स्थिति क्या रही ये कोई मायने नहीं रखती है। आप यकीन मानिए एक जीत आपका पूरा जो आपका लोग अपने मन में छवि बना के रखे हो सब बदल जाएगी, इतना यकीन मानिए आप। हर दृष्टिकोण से हम टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन टीम रहे हैं। यह पराजय मात्र एक खराब दिन का परिणाम थी। वास्तव में इस टीम ने हमें गर्व की अनुभूति कराई और हमें न केवल उनका समर्थन करना चाहिए बल्कि उनके प्रदर्शन पर आनंदित भी होना चाहिए। ये सभी तथ्य कुछ सुकून अवश्य देते हैं, किंतु साथ ही कहीं ना कहीं इस हार को पचाना और कठिन भी बनाते हैं। एक बार आप देखते हैं जब भावनाएं संयत हो जाए तो कोलाहल थम जाए, तब हमें वास्तविकता का सामना भी करना चाहिए। कीर्ति के मुहाने पर एक बार फिर पराजय से हमारा सामना हुआ। आईसीसी ट्रॉफी अभी भी दूर की कौड़ी बनी हुई है। खिताब का सूखा निरंतर कायम है। इसमें कोई संदेह नहीं कि टॉस हारना बहुत खराब रहा, लेकिन हमारे कप्तान रोहित शर्मा ने तो यही कहा कि वह खुद पहले बल्लेबाजी करना पसंद करते। क्या ऑस्ट्रेलियाई खेमे ने परिस्थितियों का हमसे कहीं बेहतर आकलन किया है? क्या रविचंद्रन अश्विन को ना खिलाना रणनीतिक चूक थी? क्या इससे नतीजा बदलता? संभवतः नहीं, क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार यह संभवतः हमारी सबसे बेहतरीन प्लेइंग 11 नहीं थी। हमारे सशक्त बल्लेबाज क्रम में केवल सूर्यकुमार यादव ही इकलौते ऐसे बल्लेबाज रहे जो अपनी ख्याति को नहीं बढ़ा पाए और T20 की उनकी चमक एक दिवसीय क्रिकेट में भी बिखरती देखने के लिए प्रशंसकों को अभी और प्रतीक्षा करनी होगी। आधुनिक दौर की क्रिकेट में टीमों को सीमित ओवरों वाले अपने संयोजन में न केवल बल्लेबाजी में गहराई लानी होगी बल्कि जरूरत पड़ने पर निचले क्रम को भी योगदान देने के लिए सक्षम बनाना होगा। पूरे टूर्नामेंट में टीम को स्वयं से आगे रखने के लिए रोहित शर्मा भरपूर सराहना के पात्र हैं। आंकड़ों एवं कीर्तिमानों को लेकर आसक्त देश में शतक जैसे
निजी उपलब्धियों का मोह छोड़ना आसान नहीं होता है। रोहित शर्मा ने पूरे निस्वार्थ भाव के साथ अग्रिम मोर्चे से अगुवाई की। अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से उन्होंने भारतीय पारी के लिए उचित आधार बनाकर दिया और पहली गेंद से ही विपक्षी टीम को दबाव में लेना शुरू किया। फिर भी रणनीतिक सदैव लचीली होनी चाहिए, जिसमें आप देखिए समयानुकूल समायोजन किया जा सके। फाइनल मुकाबले में पारी के आरंभ में आवश्यक रन गति प्रदान करने के बाद अतिशय आक्रामकता और वह भी एक विकेट में जाने के उपरांत उसे जारी रखना जड़ता परिस्थितियों की अनदेखी करने जैसा था। क्या धुआंधार शुरुआत के बाद रोहित अपने रवैये में कुछ परिवर्तन कर सकते थे? क्या वह आक्रामकता पर कुछ संयम साध कर एक बड़ी पारी का सुझावरूपन दिखाते? उनके शानदार फॉर्म को देखते हुए अपेक्षित ही था कि वह एक बड़ा शतक जड़ने की ओर बढ़ते। रोहित की लंबी पारी के परिणाम को प्रभावित करने की एकमात्र प्रभावी कारक बन सकती थी। बस हम ऐसी अटकलें ही लगा सकते हैं कि यूं होता तो क्या होता। निस्संदेह किसी भी घटनाक्रम के बाद उसका विश्लेषण अपेक्षाकृत सरल होता है। मूल रूप से एक सामूहिक विफलता के लिए हम किसी एक को दोष नहीं दे सकते हैं। हालांकि एक सत्य भी यह है कि लगातार 10 मैच जीतने वाली टीम के लिए असफल जैसा विश्लेषण अपने आप में ही कठोर लगता है। कहते हैं ना कि कुछ त्रासदियों में केवल पीड़ित ही होते हैं, फिर भी सबक तो सीखना ही पड़ता है। यह भी एक तथ्य है कि जो इतिहास से नहीं सीखते हैं वे उसे दोहराने को अभी सख्त होते हैं। हमारे क्रिकेट तंत्र में जुनून और आपदी की प्रतिभाओं की भरमार होने के साथ ही संसाधनों का भी कोई अभाव नहीं है। इसके बावजूद हम अपनी नीति नहीं बदल पा रहे हैं। इस बार भी पटकथा के अंतिम दृश्य को अपने अनुकूल परिकथा सरीखा देखते हैं कि नहीं बना सके। और कुछ सुझाव प्रशासकों के लिए भी हैं। आईपीएल की तरह अंतिम 4 में आने के बाद क्वालीफाई और एलिमिनेटर वाली व्यवस्था अपनाने पर विचार किया जा सकता है। वहीं फाइनल को ऑस्ट्रेलिया की त्रिकोणीय श्रृंखला की तर्ज पर कराया जाना बेहतर हो सकता है। क्या निरंतरता को पुरस्कृत करना एक अधिक उपयुक्त परिणाम सुनिश्चित नहीं करता? दूसरी ओर आप देखिए विश्व कप फाइनल के 4 दिन बाद ही वह मुकाबला खेलने वाले दोनों टीमों को आप देखते हैं कि 5 T20 मैचों की एक श्रृंखला भी खेलनी है। प्रतीत होता है कि किसी भी अतिरेक से उत्पन्न होने वाली थकान और ऊब की अवधारणा से क्रिकेट प्रशासक परिचित नहीं है। यह भले ही तत्कालिक तौर पर असीमित लोभ को तुष्ट करता हो, लेकिन आप देखिए यह खेल के दीर्घकालिक हित में नहीं है। और अंत में आप देखिए इस अंतिम पायदान पर मिली यह अनपेक्षित असफलता विश्लेषकों से लेकर प्रशंसकों को एक विनम्र सीख देने वाली है। तार्किक आकलन पर हमारी भावनाएं हावी रहती हैं। फाइनल की पूर्व संध्या पर खुद मैंने भारत की झोली में आता विश्व कप शीर्षक से एक आलेख लिखा। हमने उस पुरानी लोकोक्ति को विस्मृत ही कर दिया कि चूजों के बाहर निकलने से पहले मुर्गियों की गणना उचित नहीं है। मैच प्रारंभ होने से पहले ही हम भारत को विजेता मानने लग गए। खेल की तरह आप देखिए जीवन का भी एक विशिष्ट पहलू यही है कि वह अनिश्चितताओं से भरा होता है। वास्तव में यह अनिश्चितताएं ही जो खेल और जीवन में रोमांच एक तरह से आप देखते हैं लाती हैं। ये आप देखिए जीएम फसलों की उपयोगिता पर प्रश्न। सरसों की बुआई का समय लगभग समाप्त हो चला है। अभी कई जगह आप देखते हैं कि शुरू भी नहीं हुआ। आमतौर पर 15 से 25 नवंबर तक इस फसल की सीमा रेखा मानी जाती है। ऐसे में जीएम सरसों की किस्म DMH 11 के फील्ड ट्रायल के टलने की प्रबल संभावना है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित होने के कारण इस पर अभी कोई सकारात्मक संदेश प्राप्त नहीं हो पा रहा है। पर्यावरण और हरित संगठनों के अलावा विभिन्न किसान संगठनों ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। सबसे ताजा विरोध की स्वर RSS के अनुसंगी संगठन भारतीय किसान संघ की ओर से सुनने में आया है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार जीएम प्रक्रिया के अंतर्गत पौधों में कीटनाशक गुण सम्मिलित हो जाते हैं, जिससे फसलों की गुणवत्ता का प्रभावित होना स्वाभाविक है। और आप देखिए प्रसिद्ध कृषि विज्ञानी MS स्वामीनाथन जीएम फसलों के प्रयोग से पहले भूमि परीक्षण अनिवार्य करने की सिफारिश कर चुके हैं। और नीति आयोग और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जीएम फसलों से जुड़े टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इससे जैव विविधता एवं पर्यावरण को किसी प्रकार का खतरा नहीं। केंद्र सरकार जीएम फसलों के उपयोग की पक्षधर है। नीति आयोग भी जीएम फसलों के इस्तेमाल के लिए अड़ा हुआ है। जीएम फसलों के समर्थकों का दावा है कि इनके प्रयोग से फसलों का उत्पादन बढ़ेगा और देश की खाद्यान्न समस्या का समाधान हो जाएगा। भारत की पहली आनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों की फसल धारा सरसों हाइब्रिड DMH 11 बीज के रूप में व्यावसायिक रिलीज के आवश्यक न्यूनतम मापदंड को पूरा करने में विफल रही। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पिछले रबी सीजन में 6 अलग अलग स्थानों पर किए गए क्षेत्रीय परीक्षणों के परिणाम के अनुसार DMH 11 की उपज लगभग 26 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और आप देखिए तेल की मात्रा 40% है। कहा जा रहा है कि इसका वजन
1000 बीजों पर लगभग 3.5 ग्राम है, जो कि बीज किस्म के रूप में अधिसूचना के लिए पात्र होने के लिए 4.5 ग्राम के मानक से कम है। वैसे प्रति 1000 बीज 5 से आप देखिए 5.5 ग्राम कम वजन वाले बीज सरसों की फसल की मशीनीकृत कटाई को मुश्किल बनाते हैं। मशीनीकृत कटाई के दौरान कम वजन वाले सरसों के बीज उड़ जाते हैं, इसलिए आप देखिए उत्तरी क्षेत्र के किसानों द्वारा इसे पसंद नहीं किया जाता है और जहां यह व्यापक रूप से उगाया जाता है। किसान संगठनों के विरोध का एक कारण मधुमक्खी पालन में आने वाली परेशानी भी है। कॉन्फेडरेशन ऑफ एपीकल्चर के अनुसार जीएम सरसों की खेती की शुरुआत होने पर शहद उत्पादन के बर्बाद होने की शंका है। इसमें 10 लाख मधुमक्खी पालकों की आजीविका पर संकट आएगा। मधुमक्खियों के परागण में सरसों की खेती का अहम योगदान होता है और ज्यादातर जगहों पर चिकित्सीय गुणों की वजह से आप देखिए जीएम मुक्त सरसों के शहद की मांग है। ऐसे में विदेश में आप देखिए भारी मात्रा में होने वाले शहद निर्यात ठप हो सकता है। सरकार एक तरफ ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है, तो दूसरी तरफ आप देखिए इस प्रकार की नीतियां लाकर खेती में रसायन के प्रभाव को बढ़ा रही है। विश्व के अन्य भागों में भी जीएम फसलों के प्रभाव अच्छे साबित नहीं हुए। अमेरिका में 1% भूभाग में जीएम मक्के की खेती की गई है, जिसमें आप देखिए 50% गैर जीएम खेती को संक्रमित कर दिया है। उत्पादन बढ़ाने की होड़ में चीन ने भी अपनी आप देखिए जमीन पर जीएम धान एवं मक्के की खेती की, मगर 5-6 वर्षों में ही वहां के किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। वर्ष 2014 के बाद से वहां जीएम खेती बंद हो गई। जीएम फसलों के आप देखिए पैरोकार तीसरी दुनिया के मुल्कों को डरा रहे हैं। वर्तमान में करोड़ों लोग भूखे सोते हैं, इसलिए जीएम फसलों के जरिए अतिरिक्त उत्पादन पर इसका मुकाबला संभव है और भारतीय खाद्यान्न उत्पादन में न सिर्फ आत्मनिर्भर हो चला है, बल्कि गेहूं, धान, सब्जी और फलों आदि का ऊंचे पैमाने पर निर्यात भी कर रहा है। यह एक दुष्प्रचार अधिक है। जीएम फसलों को से ही कृषि उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। 1951 से 1952 के दौरान आप देखिए देश में मात्र 5.5 करोड़ टन अनाज का उत्पादन होता है, लेकिन आज बिना जीएम तकनीक के ही 27 करोड़ टन अनाज का उत्पादन हो रहा है। इसी वर्ष आप देखिए केंद्र सरकार के अनुमान के मुताबिक यह आंकड़ा 27.5 करोड़ टन रहने की उम्मीद है। सरकार का मत है कि जीएम सरसों में से खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता आएगी। अभी भारत खाद्य तेल की 50 से 60% मांग आयात से पूरी करता है। भारत में सरसों की खेती 80 से 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में होती है। बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में पैदावार पहले से ही अधिक है। अगर आज देश खाद्य तेल का आयात करने को विवश है तो इसकी वजह सरकार के फैसले ही हैं। वर्ष 1985-1986 में केंद्र सरकार की राजीव गांधी सरकार द्वारा आयात पर निर्भरता घटाने के उद्देश्य से तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत की गई। विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत भारत के पास आयात शुल्क को अधिकतम 300% रखने का विकल्प था। 1993 से 95 में तिलहन का उत्पादन दुगना हो गया। भारत इस मामले में आत्मनिर्भर हो गया। वह अपनी जरूरत का 97% उत्पादन करने लगा। फिर धीरे धीरे खाद्य तेल आयात शुल्क शुरू पर पहुंच गया, जिससे खाद्य तेल का आयात बढ़ गया। जितना अधिक आयात बढ़ा उतना ही किसानों ने तिलहन की खेती छोड़ दी और पीली क्रांति के दावे खोखले हो गए। सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इसमें किसान भी आत्मनिर्भर होंगे और पीली क्रांति भी संभव होगी। लेखक पूर्व सांसद हैं, इनका नाम है केसी त्यागी साहब। इनके द्वारा लिखा गया है ज्ञान का जागरण। जीवन ब्रह्मांड के सूक्ष्म रूप पिंड जैसा है, जिसका पालन पोषण भगवान विष्णु करते हैं। ग्रंथों में यत पिंडे तत् ब्रह्मंडे सूत्र के जरिए स्पष्ट किया गया है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। ये आप देखिए कटघरे में कांग्रेस प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के द्वारा जो नेशनल हेराल्ड मामले में बात हो रही है उसी की बात हो रही है। एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडियन की लगभग 752 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने के बाद कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला छिड़ जाने पर आशा नहीं है। जहां कांग्रेस ईडी की कार्रवाई को बदले की राजनीति बता रही, वहीं भाजपा यह प्रश्न पूछ रही कि आखिर गांधी परिवार ने नेशनल हेराल्ड की करोड़ों की संपत्ति को अपनी संपत्ति कैसे बना लिया। यह वह प्रश्न है जिसका उत्तर सामने आना ही चाहिए। कांग्रेस भले ही ईडी की कार्रवाई पर नाराजगी जताए, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी जमानत पर हैं। एक तथ्य आप देखिए यह भी है कि दिल्ली की एक अदालत ने यह भी पाया कि कांग्रेस नेताओं ने नेशनल हेराल्ड समेत अन्य समाचार पत्रों का विकासन करने वाली कंपनी एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड को गलत तरीके से हथियाया है। चूंकि कांग्रेस को इस मामले में उच्च न्यायालय की और सर्वोच्च न्यायालय से भी राहत नहीं मिल सकी है, इसलिए इसका अंदेशा गहराता है। इस मामले में आप देखिए कुछ तो ऐसा है जिसके चलते कांग्रेसी नेता कटघरे में है।
स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस के शीर्ष नेताओं समेत करीब 5,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर अंग्रेजों में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज नाम से समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू किया है। इन अखबारों का प्रकाशन करने वाली कंपनी एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड पर भी किसी एक नेता का मालिकाना अधिकार नहीं था। 2008 में उक्त अखबारों का प्रकाशन बंद हो गया और आप देखते हैं कि क्योंकि एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड घाटे में चली गई, 2010 में कांग्रेस नेताओं ने यंग इंडिया लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई जिसमें सोनिया और राहुल गांधी की हिस्सेदारी आप देखिए 38% थी। शेष हिस्सेदारी उन कांग्रेस नेताओं के पास थी जो गांधी परिवार के करीब थे। कांग्रेस ने एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को घाटे से उबारने के लिए 90 करोड़ रुपए का कर दिया और लेकिन इससे भी उसकी आर्थिक स्थिति सुधरी नहीं। इससे मामले में पहला सवाल यह उठा कि क्या किसी राजनीतिक दल को इस तरह से किसी कंपनी को कर देने का अधिकार है। यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि आयकर संबंधी नियम किसी दल को इसकी अनुमति नहीं देते हैं। वह किसी कंपनी से लेन देन कर गांधी परिवार उसके करीबी नेताओं के स्वामित्व वाली यंग इंडिया कंपनी पर एक गंभीर आरोप यह भी है कि उसने महज 50 लाख रुपये देकर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है। इस तरह के इस कंपनी की करोड़ों की संपत्ति के स्वामी बने। यह संपत्ति दिल्ली, मुंबई, लखनऊ आदि शहरों में आप देखें। चूंकि अखबारों का प्रकाशन बंद होने के उपरांत इस कंपनी संपत्ति का व्यवसायिक उपयोग किया जाने लगा है, इसलिए गांधी परिवार पर यह आरोप भी लगा है कि वह गलत तरीके से हथियाई गई कंपनी का व्यवसायिक उपयोग कर अवैध कमाई कर रहा है। सड़क के संस्कार, यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए चाहे जितने अभियान चलाएं, नियमों को चाहे कितना भी आप देखिए सख्त कीजिए, लेकिन जब तक परिवारों में इसके प्रति सजगता नहीं होगी दुर्घटनाओं को रोक नहीं पाएंगे। ये सही बात है। ओवर स्पीडिंग देख लीजिए। अंगदान में लिंग भेद का मामला। ये भारत में प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख लोग समय पर अंग ना मिल पाने के कारण जान गंवा देते हैं और लेकिन उम्मीद की एक किरण देश की आधी आबादी से नजर आ रही है। 2021 में एक्सपेरिमेंटल एंड क्लिनिकल ट्रांसप्लांटेशन जर्नल में प्रकाशित एक शोध पत्र में जीवित अंग प्रत्यारोपण के मामले में देश में भारी लैंगिक असमानता पाई गई। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में अंग प्रत्यारोपण का विश्लेषण करने पर पाया गया कि लगभग 80% अंगदाता महिलाएं हैं, मुख्य रूप से पत्नी या मां, जबकि 80% प्राप्तकर्ता पुरुष हैं। देश में अंग प्राप्त करने वाली प्रत्येक महिला की तुलना में 4 पुरुषों का अंग प्रत्यारोपण हुआ है। 1995 से 2021 तक के आंकड़ों से पता चलता है कि 36,640 अंग प्रत्यारोपण किए गए हैं, जिनमें से 29,000 से अधिक पुरुषों के लिए और 6,945 महिलाओं के लिए थे। अध्ययन में यह भी पाया गया कि अंग दान करने के लिए अधिकांश महिलाओं का प्राथमिक कारण उन पर सामाजिक आर्थिक दबाव है और चूंकि ज्यादातर मामलों में पुरुष कमाने वाले होते हैं, इसलिए वे किसी सर्जरी से झिझकते हैं। हालांकि अंगदान को लेकर लिंग भेद के दूसरे मोर्चे भी हैं। पुरुष की तुलना में आप देखिए महिलाएं अधिक अंगदान क्यों करती हैं, इसकी कई वजह हो सकती हैं। माना जाता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक संवेदनशील होती हैं, उन्हें अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा हमदर्दी होती है, लेकिन इसका एक बड़ा कारण आर्थिक ही माना जा रहा है। और आप देखिए यदि महिलाएं आर्थिक रूप से पुरुषों के बराबर होंगी तो यह आंकड़ा बराबरी का हो सकता है, पर फिलहाल जीवन के हर क्षेत्र में महिलाएं पितृ सत्ता के दंश का शिकार होते हुए भी त्याग के लिए ऐसे प्रतिमान गढ़ रही हैं जिसका कहीं चर्चा नहीं हो रही है। महिलाओं का वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर न होने के कारण वे खुद भी कई समस्याओं का सामना कर रही होती हैं। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भी सर्वाधिक दुष्प्रभावित महिलाएं ही हुई हैं। यह उनकी वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। 2007 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के शोधकर्ताओं द्वारा 141 देशों में किए गए एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 1981 से लेकर 2002 तक हुई प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मरने वाली महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से काफी अधिक है। साथ ही इस शोध में यह तथ्य भी सामने आया है कि जैसे जैसे प्राकृतिक आपदा की विविधता बढ़ती गई, वैसे वैसे पुरुषों और महिला मृत्यु दर के बीच का फासला भी बढ़ता गया। हमारे पुरुषवादी समाज को सोचना होगा कि हम आर्थिक रूप से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में न केवल मदद करें, बल्कि उन्हें यह एहसास भी कराएं कि समाज की गाड़ी को चलाने के लिए जितनी आवश्यकता पुरुषों की उतनी ही महिलाओं की है। लेकिन इसे समाज माने तब तो। याद देखिए छोटे छोटे कॉलम लिखे जाते हैं, देख लिया करिएगा टिप्पणियां। निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान। देश में आरक्षण के मुद्दे पर स्वतंत्रता के बाद से ही चर्चा होती आ रही है। हाल के कुछ वर्षों में स्थानीय लोगों की नौकरियों की सुरक्षा का मुद्दा यानी कि स्थानीयता के आधार पर निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण देने की बहस जोर पकड़े। साथ ही यह भी देखने में आया कि विभिन्न राज्यों में स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण के संबंध में कई कदम उठाए गए। जैसे प्रस्तावित आरक्षण 30% से 70 से 80% तक है। लिहाजा स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों के बढ़ते आरक्षण और इससे जुड़ी चिंताओं के संदर्भ में एक बार फिर बहस छिड़ चुकी है।
और लेकिन आप देखते हैं कि इंदिरा साहनी मामले में 50% आरक्षण की बात कही गई थी, लेकिन कई राज्यों में आप देखिए इस तरह से 75% भी जा रहा है। ये भी देखने को मिल रहा है। कौशल और वित्तीय स्पर्धा को मिले प्रोत्साहन। विश्व कप का बेवफा हो जाना, खरी खरी तंज कसा जाता है। महिला किसान किसके साथ सत्ता होगी उसके हाथ है। आप देखिए मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति केंद्रों में हो नियमों का पुनर्वास, ये सब आप देखते रहा। स्थिरता के लिए सख्त किए लोन से जुड़े नियम। दास कह रहे हैं आरबीआई गवर्नर ने कहा है अभी बैंक की प्रणाली में नहीं कोई दिख रहा है जोखिम, सतर्क रहें सभी बैंक। आरबीआई ने हाल ही में बढ़ाया असुरक्षित लोन से जुड़ा जोखिम भार। दास ने बैंकों व एनबीएफसी से अतिरिक्त बफर तैयार करने को कहा है। आप देखेंगे टैक्स सरलीकरण से काफ़ी आसान हुई रिफंड प्रक्रिया। 89% लोगों ने कहा पहले की तुलना में रिफंड में लग रहा है क्रम। 1.77 लाख करोड़ रुपए के रिफंड जारी हुए अप्रैल से लेकर नवंबर तक। आप देखिए जीएसटी के फेसलेस आकलन में लगेगा समय। आप देखें 92 अंक बढ़कर संस्कृत फिर 66,000 के पास पहुंचा। स्विगी जोमोटो से मांगा 1,000 करोड़ का जीएसटी। सीडीएसएल पर डीमेट खातों की संख्या 10 करोड़ के पार हुई। दूसरी तिमाही में 7% रहेगी विकास दर। एसबीआई कह रहा है कि इसी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज व निर्यात को बेहतर प्रदर्शन को मिलेगा लाभ। आरबीआई ने 6.5% वृद्धि का जताया अनुमान। देखिए आरबीआई की बात करें तो हमारी बैंकों का बैंक भी कहते हैं। राष्ट्रीय बैंक है ना, केंद्रीय बैंक, 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एसबीआई की बात करें तो इसका भी मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा और 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। सैम ऑल्टमैन फिर बनेंगे ओपन एआई के सीईओ। इन पर काफी विवाद हुआ है। डिजिटल पेमेंट का एक और तरीका ई रुपया है। भारत में डिजिटल करेंसी या ई रुपये का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब तक भारतीय स्टेट बैंक सहित 13 बैंक डिजिटल करेंसी का वितरण शुरू कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि डिजिटल करेंसी है क्या, ये यूरोपीय यूपीआई से कैसे अलग हैं। क्या है डिजिटल करेंसी? डिजिटल करेंसी आपके बैंक नोट का ही डिजिटल स्वरूप है। इसका नाम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी है। ये करेंसी नोट का डिजिटल भाग है जिसे आरबीआई जारी करता है। बैंक नोट भी रिजर्व बैंक ही जारी करता है। और जिस तरह से आप देखिए हम किसी दुकान पर सामान लेते हैं उसके लिए आप देखिए बैंक नोट देते हैं, उसी तरह ई रुपया भी देंगे, लेकिन इसे डिजिटल तरीके से किया जाएगा यानी मोबाइल से। कैसे काम करता है ई रुपया? अभी खुदरा और थोक लेन देन के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत बैंकों के जरिए डिजिटल रुपया वितरित किया जा रहा है। आरबीआई ने टोकन बनाया और पायलट प्रोग्राम के तहत आप देखिए चुने गए बैंकों को ये टोकन जारी किए। अब तक आप देखिए 13 बैंकों 26 स्थानों पर खुदरा लेन देन के लिए कुल कुछ ग्राहकों को टोकन दे चुके हैं। अगर आपको टोकन मिलता है तो आपको पहले ऐप का इस्तेमाल करते हुए इसे डिजिटल वॉलेट में स्टोर करना होगा, जिसके बाद आप देखिए इससे लेन देन कर सकते हैं। ई रुपये के फायदे क्या हैं? डिजिटल करेंसी को किसी खास मकसद के लिए वितरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप देखिए नज़दीक में सरकारी फंड का दुरुपयोग किया जा सकता है, लेकिन डिजिटल करेंसी के साथ आप देखिए सरकार या निजी क्षेत्र की कंपनी पर आप देखिए सुनिश्चित कर सकते हैं इसका इस्तेमाल पहले से तय काम के लिए ही किया जाए। ई रुपये का लेन देन यूपीआई से कितना अलग है? यूपीआई व्यक्तियों या कारोबारियों से लेन देन करने का सरल और तेज तरीका है। इसमें पैसा सीधे यूपीआई से जुड़े बैंक खातों से जाता है और यूपीआई पेमेंट तेजी से लोकप्रिय भी हो रहा है। कैसे होता है लेन देन? हम दुकानदार को नोट के बदले पेटीएम या गूगल पे से पेमेंट करते हैं। इसी तरह से हम नोट के बदले अपने खाते से ई रुपया दे सकते हैं। व्यक्तियों को भी नोट की जगह पर रुपये का लेन देन किया जा सकता है। ई रुपया आने से आप देखिए बैंक नोट बंद नहीं होगा, बल्कि लोगों को लेन देन का एक और साधन मिल जाएगा। नंबर 1 ब्रांड का दावा कर सकता है भ्रमित। ये हाईकोर्ट। ट्रॉपिकाना के खिलाफ जारी रहेगी अदालत की कार्रवाई। कंपनी की याचिका खारिज। आजकल आप देख नहीं रहे कि जो कहते हैं नंबर 1 का ब्रांड। ओबामा की पूर्व सलाहकार की इस्लामी विरोधी टिप्पणी, कई नौकरी। चीन में मस्जिदों को बंद करने का अभियान तेज होने की बात हो रही है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से 100 भारतीय छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। यूएन में फ्रांस के ओलंपिक प्रस्ताव पर भारत ने
नहीं किया मतदान। पेरिस ओलंपिक से पहले खेलों के जरिए शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण का प्रस्ताव। यूएन की बात करें, संयुक्त राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस की 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। म्यांमार में रस्म अदायगी बना रोशनी का पर्व। हिंसा प्रभावित म्यांमार में रोशनी का त्यौहार तजो डाइंग उत्सव इस वर्ष काफी फीका रहा है। आप देखिए लोगों में रस्म अदायगी की रस्म। जासूसी सैटेलाइट लॉन्च पर दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया से तोड़ा समझौता है। अवैध प्रवासियों महंगाई ने दी दक्षिणपंथी पार्टियों को ताकत। राजनीतिक संबंध सुदृढ़ करने को मोजाम्बिक पहुंचा सुमेधा। एक खेल का क्षेत्र है, T20 विश्व कप खेल सकते हैं रोहित विराट। ये सब आप देख रहे हैं कि काफी पसंद है आप लोगों, तो आप तो देखते होंगे। 20,000 ट्रॉफी आज से आप देखेंगे 2023-24-27 में। भारत ने जीते 9 पदक। विश्व रैंकिंग में 5 स्थान पर उपस्थित राकेश कुमार ने स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाई, जिसमें दम पर भारत ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियन में बुधवार को 9 पदक जीतकर दक्षिण कोरिया जैसे दिग्गज पर बढ़त बनाई है। दावे करेंगे देश का भावी भारतीय रेसिंग प्रतिभा की विश्व स्तरीय मंच पर बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने घोषणा की है। मैच से पूर्व दर्शक भिड़े अर्जेंटीना की ब्राजील पर। आप देखिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 10 से 17 दिसंबर तक होंगे। 32 राज्यों के आप देखिए केंद्र शासित प्रदेशों के 1350 से अधिक प्रतिभागी 7 तरह के खेलों में भाग लेंगे। इसमें भीलवाड़ा को हार से नहीं बचा पाए सिमंस। गुजरात की रोमांचक जीत आप देखें। ऐप साइड लोडिंग सतर्कता है जरूरी। कैसे होती है ये ऐप साइड लोडिंग? साइड लोडिंग ऐप इंस्टॉल करने की ऐसी प्रक्रिया जिसे इंस्टॉल होने वाले ऐप के लिए किसी ऐप पब्लिशर की अनुमति नहीं लेनी होती है। इसमें थर्ड पार्टी वेबसाइट के जरिए आप देखिए ऐप को डाउनलोड किया जाता है। एंड्रॉयड यूजर वर्षों से इस फीचर का प्रयोग कर रहे हैं। ऐप कहां से और कैसे डाउनलोड होता है इस पर गूगल का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ये सब आप लोग देख लिया करिएगा। महिला पीड़ित मुआवजा कोष में जमा किए 5 करोड़। मणिपुर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी है। 3,928 लोगों के बनाए गए दोबारा आधार कार्ड। DGCA का रेड बर्ड अकादमी के फिर से प्रमाणन का निर्देश आप देखेंगे। IIM अब हिंदी में पढ़ाएगा प्रबंधन नेतृत्व विकास। ये आप देख लिया करिए। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट भी सही पॉइंट मिल जाते हैं। बिना ऑक्सीजन समुद्र में गोता लगाने वाले पहले व्यक्ति बने जैक्स। 1976 में आज ही के दिन फ्रांस के जैक्स मेवल ऑक्सीजन के बिना समुद्र में 100 मीटर की गहराई तक गोता लगाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे। उन्होंने डॉल्फिन मैन के नाम से भी जाना जाता है। 7 साल बाद उन्होंने 100 मीटर के अपने रिकॉर्ड को तोड़ 105 मीटर तक गोता लगाकर कीर्तिमान बनाया। भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन का आयोजन 1983 में आज ही भारत में पहली बार नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में 29 नवंबर तक चला। इसकी मेजबानी भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। इसमें आप देखिए 42 देशों ने हिस्सा लिया और रिटेट गोवा में आयोजित किया गया था। आज भी लोगों की जुबान पर गीता दत्त के सदाबहार गीत बाबूजी धीरे चलना, आंखों में जैसे गीतों के गाने वाली गीता दत्त का जन्म 1930 में आज ही के दिन अविभाजित भारत के फरीदपुर में हुआ था, बांग्लादेश में। बचपन से ही आप देखिए गायन के में रुचि लेने लगी। बस 1946 में फिल्म भक्त प्रहलाद में पहली बार गाने का मौका मिला। वर्ष 1947 में मेरा सुंदर सपना बीत गया गाने से प्रसिद्धि दिलाई। 1950 में फिल्म जोगन के गीत मैं तो गिरधर के घर जाऊं, एरी में तो प्रेम दीवानी और घूंघट के पट खोल ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। CID, प्यासा और बाजी सहित कई फिल्मों में इन्होंने गाने किए। स्क्वायर की स्थापना बनाया मानव टावर। ये मैक्सिको सिटी के
सिटी में मोक्लो स्क्वायर की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित प्रदर्शनी के दौरान ह्यूमन टावर टीम के सदस्यों ने स्क्वायर मानव टावर बनाकर सेलिब्रेट किया। बस 1821 में स्पेन से स्वतंत्रता के बाद मेक्सिको सिटी संप्रभु राष्ट्र की राजधानी बना, जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण शहर है। 75 वर्ष पहले इस शहर में जोक्लो स्क्वायर का निर्माण किया गया था। किडनी खराब कर रहे बैक्टीरिया, वायरस व फंगस बच्चों के किशोरों को नेफ्रोटिक सिंड्रोम का शिकार बना रहे हैं। कारक की खोज कर तलाश लिया गया है समुचित उपाय। रिपोर्ट का इंतजार किए बिना दिया जा सकेगी सटीक व कारगर दवाएं। BRD मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में हुआ अध्ययन इसका। अल्ट्राफ्लोरोसेंट आहार के अधिक सेवन से बढ़ सकता है कैंसर का जोखिम, अनुसंधान कह रहा है। अंतरिक्ष की ओर फ्लोरिडा में ए मिनट मैन काजबे के बीच से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट को कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन में 6 से 29 स्टारलिंक मिशन पर कॉम्प्लेक्स 40 से लॉन्च किया गया है बुधवार को। ये आप देखिए 2023 के सबसे लोकप्रिय कलाकारों की सूची में शाहरुख खान शीर्ष पर हैं। IMD की सूची जारी। आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण और वामिका गब्बी जैसी अभिनेत्रियों का वर्चस्व। चोरी के दौरान सिगार पी सो गया चोर, चीन की घटना है। ये मूवियों से जुड़ी खबर है। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। मेहनत करिए ईमानदारी से।